जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटी में समझेंगे कि नागरिकता संबंधी जो अभी कानून आया था आज से लगभग 2 साल पहले, तो 2019 में, तो उसे जानेंगे क्या था सीएए, क्या है एनआरसी और क्या है एनपीआर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये समझ लिया था कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून संसद बनाएगी और संसद ने 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जिसके तहत भारत में 5 तरीके ऐसे हैं जिनसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता पा सकता है और 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को लॉस कर सकता है। आज हम समझेंगे कि जब 2019 में संसद ने एक नया कानून पारित किया जिसे सीएए कहा गया, तो वो क्या है। ठीक है, तो सीएए का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? 2019 में आया। अब ये अधिनियम है, इससे पहले एक बिल आया था सीएबी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब कोई बिल यानी विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो उसे वो जाता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए। जब उस बिल पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो बिल अलग होता है, एक्ट अलग होता है। ठीक है, अब समझते हैं। तो ये जो सीएए आया ये क्या है? तो ये सीएए ऐसे लोगों को नागरिकता देता है जिनका शोषण किया गया हो धार्मिक रूप से, ध्यान से, जिनके ऊपर रिलीजियस परसिक्यूशन किया गया हो, जिन्हें धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया हो, ऐसे लोगों के ऊपर ये सीएए कानून लागू होता है। आप पहले समझते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन क्या होता है। परसिक्यूशन क्या होता है? किसी को जब हम प्रताड़ित करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो उसे परसिक्यूशन कहा जाता है। अब कई तरीके से परसिक्यूशन हो सकता है। जैसे आप विदेश में अगर इतिहास याद होगा, गांधी जी ने रंग भेद की नीति का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। यानी अंग्रेज आज भी हमें रंग भेद से, यानी कि हम काले हैं वो गोरे हैं, तो वो अपने आप को उच्च समझते हैं, हमें गिरा हुआ समझते हैं, हमें बेकार समझते हैं। तो ये क्या हो गया? रंग के लिए तो रंग का परसिक्यूशन, कलर परसिक्यूशन, यानी वो रंग देख के हमारे ऊपर शोषण करते थे। दूसरा, अगर हम लोग आज के समय में भारत में कोई ऊंचा जाति का है, कोई नीचा जाति का है, कोई, ठीक है, तो ये भी एक परसिक्यूशन। अगर वो नीचे जाति का है तो उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, उसको भी मतलब वो सम्मान नहीं दिया जाता जो एक समाज में हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब तीसरा चीज़ है रिलीजियस परसिक्यूशन। ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक रूप से शोषण किया जाए। मान लीजिए हम लोग ब्राह्मण हैं, तो किसी क्षत्रिय को या किसी इस्लाम को मतलब कि किसी मुस्लिम को अगर हम प्रताड़ित करते हैं, या कोई मुस्लिम किसी हिंदू को प्रताड़ित करता है, यानी कि धार्मिक रूप से, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू रहने जाएगा तो उसे रहने देंगे, आप समझ आइए। अगर पाकिस्तान में कोई हिंदू रहने जाएगा तो उसे तो वहीं फांसी भी लटका देंगे। ठीक है, उन्हें अगर बस पता चल जाए तो ऐसे, या अफगानिस्तान में चले जाएँ, तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जिनकी मेंटलिटी का समझना, मतलब आप नहीं समझ सकते इनकी मेंटलिटी। और भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में अगर कहीं से भी कोई माइग्रेंट आया है तो वो भारत में आया है। ठीक है, आप जब देखेंगे ईरान में जब युद्ध हो रहा था तो ईरान से पारसियों को भगा दिया गया, तो वो कहाँ शरण लिए? भारत में लिए। तिब्बत में जब युद्ध हो रहा था, याद होगा आपको, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में ही रहते हैं। यानी जब चीन तिब्बत को मार रहा था तो तिब्बत वाले कहाँ हैं? भारत में। बांग्लादेश को जब पाकिस्तान कूट रहा था तो बांग्लादेश वाले कहाँ हैं? भारत है। ठीक है, म्यांमार में जब रोहिंग्या मुसलमानों को कूटा जा रहा था तो कहाँ है? भारत है। ठीक है, तो ऐसे करके तो भारत सबको शरण देता है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई परसिक्यूशन नहीं होता। आज भी हमारे बगल में हम सब लोग मिल के रहते हैं। यही भारत को दुनिया के हर देश से अलग करता है कि दुनिया में हजारों जनजाति, मतलब हजारों धर्म के लोग, हजारों जातियों के लोग, चाहे जैसे लोग रहें, इंडिया हमेशा, और यानी भारत हमेशा सबको रखता है, सबको समेट के रखता है और वसुधैव कुटुंबकम का काम करता है। ठीक है, तो अब समझते हैं। अब रिलीजियस परसिक्यूट का मतलब ऐसे लोग जिन्हें धार्मिक रूप से जिनको प्रताड़ित किया गया हो, जिनका शोषण किया गया हो, उन्हें इस कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। अब ये किस देश से आए हुए लोग होने चाहिए पहले ये समझ लेते हैं। तो 3 देश से आए हुए लोग, पहला अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये जब अधिनियम आया तो इसने कहा कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज़, याद रखिएगा, माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है जिस देश में उनकी ऐसे लोग, जैसे आप भारत देखिए, भारत में बौद्ध धर्म के लोगों की क्या है? एक माइनॉरिटी है। हिंदू धर्म क्या माइनॉरिटी में आएगा? क्या नहीं। ठीक है, हिंदू धर्म माइनॉरिटी में नहीं आएगा, लेकिन बौद्ध धर्म माइनॉरिटी में आएगा, जैन धर्म माइनॉरिटी में आएगा। ठीक है, और आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी में आएंगे। बहुत ज़्यादा दिखते हैं क्या? माइनॉरिटी का मतलब पूरे देश की जनसंख्या का अगर 10% लोग दूसरे धर्म से रिलेटेड रहते हैं तो उन्हें माइनॉरिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए पाकिस्तान में
माइनॉरिटी के नाम पर कौन है, तो बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, ठीक है, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं। ऐसे लोगों को क्या किया गया, वहाँ पास पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, रहने नहीं देते हैं। चूँकि ये तीनों देश एक इस्लामिक कंट्री हैं, तो अब हम मुसलमान को थोड़ी ना माइनॉरिटी में रखेंगे, ठीक है। तो लगभग माइनॉरिटीज़ में 6 लोगों को रखा गया था, 6 धर्म को रखा गया था, ठीक है, 6 कम्युनिटीज़ को रखा गया था। तो कहा गया कि 3 देश, इस नियम में क्या कहा गया कि 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज़ जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, कहाँ से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पर वो कैसे होने चाहिए, रिलीजियस परसिक्यूट होने चाहिए, धार्मिक रूप से प्रताड़ित होने चाहिए, कौन, माइनॉरिटीज़ होनी चाहिए, यानी बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन, हिंदू, ऐसे लोग भारत में आ सकते हैं, ठीक है। कब, अगर 2014 के पहले आए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस डेट के बाद अगर आप आते हैं तो आपको 2019 तक में नागरिकता ले लेनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट होंगे। तो आप सीधे समझिए इन्होंने एक रूल बना दिया कि 5 साल के अंदर ले लेना पड़ेगा, और ये जो कानून आया वो 2019 में आया, तो 2014 के बाद जो भी आएगा और 2019 में, तो 5 साल तो ऐसे ही हो गया। तो आप पंजीकरण के तहत अगर देखेंगे, जो नागरिकता पड़ा, तो पंजीकरण के तहत तो ऐसे ही उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये कानून लाया क्यों, ये कानून सरकार ने लाया क्यों, जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर 2014 से आज देखिए 2022, तो 7 साल के अंदर अगर कोई बाहर का व्यक्ति भारत में रहता है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ये तो हमने पढ़ा ही दिया था पंजीकरण के आधार पर। तो ये सरकार लाई क्यों, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस था कि देश में अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी चरम पर है, ठीक है, महंगाई चरम पर है, इन सब चीज़ों को छुपाने का तरीका देश में धर्म के नाम पे कुछ और ला दो। अब देखिए उन्होंने बताया कि माइनॉरिटीज़ को लाया जाए। माइनॉरिटीज़ में ये नहीं कहा गया कि इस्लाम, जो ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, क्या यहाँ मुसलमानों की कमी है क्या, सब मुसलमान हैं, तो यहाँ माइनॉरिटीज़। अब हिंदुस्तान में कोई कहते हैं हिंदुओं की कमी है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इन तीनों देशों में मुसलमानों की अधिकता है, तो उन्हें माइनॉरिटीज़ थोड़ी कहा जाएगा। माइनॉरिटीज़ ये लोग हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, सिख, ठीक है। तो इनको बुलाया गया, तो उसी पे भारत के मुसलमान कहते हैं कि इनको क्यों नहीं कहा, हम मुसलमानों को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि 2014 के पहले अगर भारत में आ जाएंगे तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। अरे भाई, साफ साफ कानून में कह दिया गया है कि माइनॉरिटीज़। अब ये चीज़ सरकार आपसे सीधा सीधा तो बताएगी नहीं, क्योंकि तो उसे मुद्दा लंबा ले जाना है भाई, सरकार को आपका ध्यान कहीं और खींचना है, तो क्यों आपको सही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। तो वो ये बस माइनॉरिटीज़ बोलती है। भारत में किसी को पता ही नहीं है नागरिकता संबंधी क्या संशोधन हुए हैं, कभी क्या नियम आया है, तो कहाँ से लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा और आपका काम है कि लोगों को क्या करें, लोगों को बताएं कि सही कानून क्या है। तो सही कानून ये है कि ऐसे लोग 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज़ को नागरिकता मिलेगी, लेकिन अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए, उसके तहत ही उन्हें नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो यही है सीए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो भी माइग्रेंट हैं वो इलीगल नहीं होने चाहिए, माइग्रेंट हैं, अगर वो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो भारत में नागरिकता ले लेंगे, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए लोग, उसके बाद आए हुए लोगों को नागरिकता आसानी से नहीं मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं एनआरसी क्या है। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ठीक है। ये पहली बार कब लागू हुआ, तो ये असम में लागू हुआ, ठीक है। अब असम में ही क्यों लागू हुआ, आपको पता है कि जब भारत में जब बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था पाकिस्तान और आपको बता दें जो बांग्लादेश आज दिख रहा है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। भारत का ही टुकड़ा है, जैसे आज पाकिस्तान और ये बांग्लादेश है, ये दोनों टुकड़े हैं, तो ये दोनों एक ही देश थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले भी पूर्वी पाकिस्तान वालों को खूब धो रहे थे जाति के नाम पर कि तुम लोग नीच हो, हम लोग उच्च हैं। ये मतलब क्या देखा जाए, इन लोग की मेंटेलिटी इतनी ख़राब है कि आप इन्हें कभी भी नहीं समझा सकते, ठीक है। तो इन्होंने खूब मार काट किया, इतना मार काट किया, वो किसी और वीडियो में बताएंगे कि इन्हीं की सेना वालों ने वहाँ 30,000 से ज़्यादा रेप कर डाले औरतों के, ठीक है। उनको मतलब मारा, क्या क्या किया बताने लायक नहीं है वो, ठीक है। तो तब लोग वहाँ से भागे, और कहाँ भागेंगे, भारत देश ही है। तो भारत देश में जब वो भागे तो ज़्यादातर लोग आ गए असम में। अब असम में आए हुए लोग, तो वहाँ की जो लोकल जनता थी उनकी संख्या कम हो गई, और वहाँ जो शरणार्थी आए थे उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो बड़ी संख्या, और पता नहीं कि कौन आया है, कहाँ से आया, उसकी नागरिकता का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो नागरिकता को पता करने के लिए असम में एक असम एकॉर्ड आया,
क्या आया, असम एकॉर्ड। कब आया, 1985 में। 1985 में असम एकॉर्ड आया और इसके तहत क्या बताया गया कि जो लोग 21 मार्च 1971 के बाद 1971 के बाद भारत में आए हैं, वो बांग्लादेश से, तो मेनली ये असम के लिए था, ठीक है। तो जो लोग 21 मार्च 1971 के बाद असम आए हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। यही कहता है एनआरसी। और इसी का समझिए कि जैसे अभी आईफोन आया तो आईफोन का एक और प्रो आ जाए, तो उसी तरह असम एकॉर्ड का ही एक नया रूप आया एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इन्हीं के लिए कि कौन कौन या असम में 21 मार्च 1971 के बाद आया है वो लोग असम में क्या रहेंगे, असम के नागरिक या भारत के नागरिक रहेंगे, ठीक है। भारत में राज्यों का कोई नागरिक नहीं है, कोई बिहार का नागरिक थोड़ी रहता है, पूरे देश का नागरिक रहता है, कोई यूपी का नागरिक थोड़ी है, ठीक है। तो असम में रहने वाले वो लोग जो बाहर से आए हैं, अगर वो 21 मार्च 1971 के बाद आए हैं भारत में, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके लिए उन्हें 30 डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, इनको दो में यानी 15 अलग से डॉक्यूमेंट और 15 इसके अलावा भी अगर नहीं दिखा पाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पास आप साबित कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। तो कई व्यवस्था हैं, 15 डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास 1971 के बाद अगर आप आए हैं, अगर मान लीजिए आज के समय में कोई 2000 में आया तो उसके पास कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होगा, इतने साल से भारत में रह रहा है, ठीक है, वो दिखा देते हैं तो आप एनआरसी के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये भी पूरा नेशन वाइड नहीं फैला हुआ है, ठीक है। एनआरसी केवल असम में लागू हुआ, असम में ही खत्म है, ठीक है। एनआरसी पूरे भारत में नहीं लागू है, जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी एनआरसी केवल असम में लागू था, ठीक है। अब समझते हैं एनपीआर क्या है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये कुछ नहीं है, ये जनगणना की तरह ही है, जैसे जनगणना होती है तो उसके लिए बनाया गया है। इसमें क्या है, पूरे देश में लोगों की जनसंख्या को काउंट किया जाएगा, ठीक है। लोगों की जनसंख्या को काउंट किया जाएगा कि पता तो चले कि रियल में भारत के नागरिक कौन है। एक्चुअल में ये इसी से लिंक है, एनआरसी से ही लिंक है एनपीआर, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारे देश के नागरिक कौन कौन है, ठीक है। एग्जैक्ट जानकारी पहले एग्जैक्ट नहीं मिलता था, जैसे एक ही परिवार के 5 लोग यहाँ रहते हैं, 2 लोग कहीं कमाने रहते हैं, ठीक है, कमाने गए हुए हैं वहाँ रहते हैं, 3 लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, वो और कहीं दूसरी जगह रहते हैं। तो जब जनगणना के लिए लोग पहुंचते थे रजिस्टर लेके कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो बताते थे 10 लोग हैं, तो वो लिख लेते थे। अब फिर वहाँ गए, जो दो लोग कमाने गए, अगर वहाँ भी गए, वहाँ भी सर्वे हो रहा है और वहाँ भी पूछा कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो बता दिए 10 लोग, लीजिए। अरे एट प्रेजेंट तो केवल 2 ही लोग हैं और यहाँ केवल 5 ही लोग हैं, तो 10-10 बता दिए, 10 यहाँ भी 10 गिन लिया गया, वहाँ भी 10 गिन लिया गया, तो 20 हो गए। ऐसे में एक्यूरेट जनसंख्या काउंट नहीं हो पाती थी, इसलिए एनपीआर लगा है। एनपीआर के तहत इसमें कॉलम बना हुआ है कि एट प्रेजेंट आप कितने लोग हैं एक परिवार में, तो 5 लोग, कमाने वाले कितने हैं 2 लोग, तो उसको अलग से लिखा जाएगा 2 लोग। अब जब वहाँ जाएंगे जनगणना के लिए, सर्वे के लिए लोग जाएंगे, तो वहाँ आप बताएंगे कि अभी कितने लोग हैं, 2 लोग, घर पे कितने लोग हैं 5 लोग, तो काउंटिंग मैच कर जाएगी, तो इससे एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, इसलिए एनपीआर लाया गया। तो एनपीआर कुछ नहीं है, एनपीआर एक रजिस्टर है जिसके तहत क्या सही काउंटिंग, जनसंख्या की सही काउंटिंग के लिए क्या लाया गया, एनपीआर लाया गया। तो ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।